So hello everyone, welcome back to my channel CS Students and hope you are going good। तो जैसा मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था, कल मेरे चैनल्स पर जो मैंने आपको कल वीडियोस डाली थी आपने देख ली होगी सभी ने। आई होप आपने सब समझ लिया होगा कि मैं आपको जीएसटी के रिविजन्स लेक्चर्स प्रोवाइड करने जा रहा हूं फॉर द एग्जामिनेशंस, कमिंग एग्जामिनेशंस नवंबर 2020। सो स्टूडेंट्स, आज मेरा पहला लेक्चर्स है जो कि मैं रिवीजन्स लेक्चर्स दे रहा हूँ और ये आपको पहले से ही प्री डिसाइडेड था। मेरे साइड से आपको पहले बोल दिया गया था कि जो भी मैं आपको रिवीजन लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा वो जस्ट एंड जस्ट वो सिर्फ आपको सुनना है और आपके जो भी रेलेवेंट नोट्स, जिस भी फैकल्टी से जिसने कोचिंग ले रखी है वो उसके रेलेवेंट नोट्स, जो भी रेलेवेंट बुक है उसी को रख कर के आप मेरी रिवीजन्स लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। या फिर जिस स्टूडेंट्स ने कोई भी कोचिंग नहीं ले रखी है तो मेरे द्वारा दिए गए जो नोट्स हैं, और अगर किसी को नोट्स नहीं मिले तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे। मुझे पता है मैंने अभी हाफ़ नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, बाकी हाफ़ नोट्स जो समरी वे में है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो कि सीए इंटर लेवल पर बनाया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये अपडेट देना था, मैंने आपको वीडियोस के थ्रू अपडेट दिया था। तो आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है जो मैं आपको रिवीजन्स लेक्चर्स के बेस पे देने जा रहा हूँ। जस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ आप अपने हेडफोन्स को लगाइएगा और अपने पास नोट्स रखिएगा और आप मेरे रिवीजन्स लेक्चर्स को सुनते जाइए, बस जस्ट कीप ऑन लिसनिंग, राइट। सो फर्स्ट लेक्चर्स आज का रहेगा मेरा, वो लेक्चर्स है मेरा आज, वो है मेरा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी को लेकर के आज हम अपन करने जा रहे हैं बात। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो जीएसटी का लेवी है, जीएसटी का जो लेवी है वो है आपका सप्लाई वर्ड पर। तो सप्लाई वर्ड पर आपका जीएसटी है और सप्लाई यहाँ पे डिफरेंट का टाइप्स ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी में डिफाइन किया गया है। तो आपको अगर मैं बोलूँ तो टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है, तो टैक्सेबल सप्लाई इज़ अ सप्लाई विच इज़ लेवी विच आर सब्जेक्ट टू द लेवी ऑफ जीएसटी, यानी कि जिसके ऊपर जीएसटी लगता है उसे बोलते हैं टैक्सेबल सप्लाई। सेकंड सप्लाई आता है हमारा नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो सप्लाई होता है जिसके ऊपर जीएसटी आज की डेट पे नहीं लग रहा है। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई इज अ सप्लाई ऑन विच देर इज़ नो लेवी ऑफ जीएसटी। तो यानी कि जिस पर जीएसटी का लेवी नहीं है वो है आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाई, राइट। एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन कौन सी आज की डेट पे, तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई में कवर होता है आपका पेट्रोल, आपका डीजल्स, आपका मोटर स्प्रिट क्रूड ऑयल्स, साथ में नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज कॉल्ड एज नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एंड द थर्ड सप्लाई इज़ द एग्जाम सप्लाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या होता है। सर, एग्जाम सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑन विच देर इज़ नो लेवी, ऑन विच देर इज़ अ लेवी ऑफ जीएसटी बट एग्जेम्प्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मीन्स दैट कि अगर कोई एग्जाम सप्लाई है तो उस सप्लाई पे लेवी तो है जीएसटी का, इट मीन्स दैट वो सप्लाई पर लेवी है लेकिन वो एग्जेम्प्ट है पूरी तरीके से गवर्नमेंट की साइड से। तो एग्जाम सप्लाई का मतलब ये होता है कि एग्जाम सप्लाई इज़ अ सप्लाई ऑन विच देर इज़ लेवी ऑफ जीएसटी बट इट एग्जेम्प्ट बाय गवर्नमेंट। बट एग्जाम सप्लाई के अंदर आपकी 3 तरह की सप्लाई इंक्लूड्स की जाती हैं। कौन कौन सी सप्लाई है वो ध्यान से समझिएगा। एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स आपका नील रेट सप्लाई, आपका नील रेट सप्लाई भी आपका एग्जाम सप्लाई का पार्ट माना जाता है, आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आपका एग्जाम सप्लाई का पार्ट माना जाता है और आपका होली एग्जाम सप्लाई भी आपका एग्जाम सप्लाई का पार्ट माना जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ पूरे जीएसटी एक्ट के अंदर जहाँ पे भी आप टर्म यूज़ करेंगे टैक्सेबल सप्लाई, तो उस टैक्सेबल सप्लाई में टैक्सेबल सप्लाई ऑलवेज इंक्लूड्स द नील रेट सप्लाई एंड एज वेल एज द होली एग्जाम सप्लाई। यानी कि जो नील रेट सप्लाई और होली एग्जाम सप्लाई है वो दोनों सप्लाई आपका क्या रहेगा, टैक्सेबल सप्लाई माना जाता है बिकॉज उस पर जीएसटी का लेवी है। ऑब्वियसली बात है कि नील रेट सप्लाई इज़ अ लेवी, मतलब इज़ अ सप्लाई जिस पर सब्जेक्ट टू द लेवी ऑफ जीएसटी बट एट अ नील रेट, यानी कि जिस पर जो आपका गुड्स और सर्विस के आपने सप्लाई करी है उसे नील रेट पे लगाया जाता है। और होली एग्जाम सप्लाई मतलब पूरी तरह से एग्जेम्प्ट सप्लाई है बट जिस पर जीएसटी का लेवी है। बस ये याद रखना कि जिस पर जीएसटी का लेवी हो वो टैक्सेबल सप्लाई है, तो इवन दो उस पर नील रेट हो या फिर होली एग्जेम्प्ट हो। तो आपको 3 तरह का सप्लाई समझ में आया होगा।
उसके बाद अपने पास पर्सन की बात करते हैं। आप जो जीएसटी या फिर इनकम टैक्स लेते हैं तो ऑब्वियस है इनकम टैक्स में डेफिनेशंस आपने पढ़ी हुई है कि पर्सन मतलब क्या होता है। पर्सन इंक्लूड्स अलग अलग होते हैं आपके पास, एओपी होता है, इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ होता है, एओपी होता है, बीओआई होता है, इंडियन पार्टनरशिप फर्म होता है इंक्लूडिंग एलएलपीज वगैरह। तो आपको यहाँ पे जीएसटी के अंदर पर्सन से हम जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे, हम पर्सन से जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन से हम जीएसटी कलेक्ट करने वाले हैं। अब टैक्सेबल पर्सन का डेफिनेशन जीएसटी में ये बताया गया कि अ पर्सन हु इज़ लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन या फिर रजिस्टर्ड, इट मीन्स यानी कि जो बंदा रजिस्टर्ड हो रहा है या फिर लाइबल है फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि सेक्शन 22 और 22 में लाइबिलिटी बताई गई है फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए, आप लाइबल कब होते हैं, एंड उसके बाद सेक्शन 24 आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है। तो वो पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है फिर लाइबल फॉर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल पर्सन। अब यहाँ पे पर्सन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स की डेफिनेशंस और साथ में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और द नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स को भी देखना पड़ेगा। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स को सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 के अंदर डिफाइन किया गया है सीजीएसटी एक्ट के अंदर। तो 25 सबसेक्शन 4 में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स को मैं 3 एंगल से पढ़ाता हूँ। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक स्टेट में, अगर आपकी एक सिंगल स्टेट के अंदर अगर एक ही आपकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं और आपने एक सेम पैन नंबर पे अगर आपने एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस अगर आपकी एक स्टेट में मल्टीपल ब्रांचेस हैं और सेम पैन पे आपने सिंगल रजिस्ट्रेशन ले रखा है सभी ब्रांचेस का, तो ईच सच ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए उसको डीडीपी माना जाएगा, दैट इज कॉल्ड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो मैं आपको पहले बता दूं कि डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की सिचुएशंस क्या बनती है कि अगर उसको डीडीपी माना जाएगा तो उस केस में अगर एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को अगर कुछ भी ट्रांसफ़र करती है, दैट इज कॉल्ड, अगर कोई वो स्टॉक एक तरह से गुड्स सप्लाई करती है एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को, तो उसको सप्लाई नहीं ट्रीट किया जाएगा। और अगर उसको सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा तो उसको स्टॉक ट्रांसफ़र मानते हैं। और सप्लाई अगर ट्रीट नहीं किया जाता तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा, और अगर उसको स्टॉक ट्रांसफ़र मानेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड, उसमें रिमूवल ऑफ गुड्स के लिए ई वे बिल जनरेट होगा। ये बात आपको याद रख लेना है। जहाँ पे सप्लाई कोई भी ट्रांजेक्शन्स कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा सप्लाई, तो उस सिचुएशन में उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको हम रिमूवल ऑफ गुड्स दैट इज कॉल्ड स्टॉक ट्रांसफ़र बोलेंगे, और वहाँ पे आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका दूसरा एग्जांपल है डीडीपी का, कि अगर आपकी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपके पास मतलब एक ही स्टेट में अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं जहाँ पे आपने सभी ब्रांचेस का अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखा है, मतलब आपने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले रखा है। वैसे तो डीडीपी ये कहता है कंसेप्ट कि अगर आपका एक स्टेट में एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और सिंगल रजिस्ट्रेशन या फिर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं, बट वो ऑप्शनली है, वो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन मल्टीपल लेना चाहते हैं, सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। तो अगर आपने सेम स्टेट में अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस और उसका अलग अलग मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तब उस केस में ईच सच रजिस्ट्रेशन के लिए उस केस में उसको डीडीपी मान लिया जाता है। और फिर उस केस में अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपने लिया है, तो अगर एक ट्रांसफ़र होता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को कोई गुड्स या सर्विसेज, तो फिर उस सिचुएशन में उस गुड्स और सर्विसेज को अपन क्या मानते हैं, सप्लाई मानते हैं। और अगर सप्लाई ट्रीट कर लिया जाएगा तो उस सिचुएशन में टैक्स इनवॉइस इशू बनता है, ना पे ई वे बिल जनरेट नहीं होगा, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस इशू किया जाएगा। इसके बाद अपन बताते हैं तीसरा केसेस। डीडीपी के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में अगर एक इंडिया कंट्री में, हमारी इंडिया की कंट्री में अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है और आपकी आउटसाइड इंडिया में अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है, तो अगर आउटसाइड इस्टेब्लिशमेंट अगर इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे सपोज़ करो इंडिया में एसबीआई का ब्रांच है और आपका दुबई में उसका हेड ऑफिस है आपका इंडिया का, और हेड ऑफ उसका ब्रांच है दुबई के अंदर। तो दुबई की जो ब्रांच है एसबीआई की, वो अगर सर्विसेज कोई हेड ऑफिस को देती है, तो उस सिचुएशन में उस इस्टेब्लिशमेंट को भी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, और उसके द्वारा दी गई सर्विसेज उस सिचुएशंस में उसके द्वारा दी गई सर्विसेज को भी क्या माना जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा, और सप्लाई पे टैक्स इनवॉइस जनरेट हो जाती है। इसके बाद अगर आपकी अनदर स्टेट में अगर आपकी ब्रांचेज हैं, अगर आपकी अनदर स्टेट में एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, तो उस केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेम स्टेट में मल्टीपल ब्रांचेज है तो ऑप्शनल है, अगर अनदर स्टेट में अगर आपकी ब्रांचेज ली जाती हैं तो उस केस में आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना होता है, मतलब मल्टीपल ब्रांचेज का आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन अंडर द डिफरेंट पैन पे लेना पड़ेगा।
अब इस सिचुएशंस में अगर अनदर स्टेट पे आपका कोई भी ब्रांच अगर आपकी एक दूसरे ब्रांच को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है तो उसको फिर उस केस में आपका इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है और इंटर स्टेट सप्लाई के केस में IGST चार्ज किया जाएगा। तो होप आपको पर्सन में टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज अ पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक द ट्रांजैक्शंस, यानी कि वो पर्सन जो ओकेजनली अंडरटेक करता है ट्रांजैक्शंस को, दैट इज कॉल्ड, और इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अ प्लेस वेयर देयर इज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस और द एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि अगर कोई भी पर्सन एक तरह से एग्जीबिशंस करने के लिए गुड्स या सर्विस को सप्लाई करता है और वो एग्जीबिशंस करने के लिए गुड्स या सर्विस को अनदर स्टेट में जहाँ पे उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट नहीं है उसमें सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस देने जा रहा है, तो उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। इट मीन्स दैट उसकी एग्जीबिशन जो है, उसकी ड्यूरेशन जो है एग्जीबिशंस की, वो 180 डेज से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में ये बोला जाता है कि एग्जीबिशंस के लिए अगर उसकी एग्जीबिशन ड्यूरेशन 180 डेज से अगर ज़्यादा हो जाती है तो उस पर्सन को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्लासीफाई नहीं करा जाएगा, उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं माना जाएगा और उसको नॉर्मल पर्सन मानते हुए नॉर्मल चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के कंटेक्स्ट में अगर CTP आप एक बार कैटेगराइज हो गए तो CTP के वो बंदे को बोला जाता है कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगता है और आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन 5 दिन पहले बिफोर द एग्जीबिशन, दैट मीन्स 5 डेज प्रायर टू द एग्जीबिशंस आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और वो रजिस्ट्रेशन आपका 90 डेज तक वैलिड रहेगा। लेकिन 90 डेज का आपका सफिशिएंट, अगर आपका 90 डेज है तो सफिशिएंट कोर्स पे आपका 90 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है। इट मीन्स दैट 180 डेज तक का एग्जीबिशंस आपका वैलिड है, यानी कि 180 दिन तक की एग्जीबिशंस उसकी ड्यूरेशंस वैलिड में आ जाएगी। इसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जब भी रजिस्ट्रेशन लेगा तो उसको उससे रजिस्ट्रेशन लेने से पहले उसको एडवांस टैक्स अपने एस्टिमेटेड टर्नओवर पर जमा कराना होता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू deposit the advance tax on the estimated turnover to the government before getting the registrations for the purpose of the exhibitions। ये हो गया आपका CTP, राइट। और CTP के साथ अब अगर NRTP की बात करें तो NRTP की सेम डेफिनेशन है जो CTP की है, बस ये याद रखना कि CTP के केस में ये सिचुएशन बनती है। इसके बाद अपने पास ये देखा है, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर क्वेश्चन से आपसे यहीं से पूछा जाए कि अगर सपोज करिए अगर कोई गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई, अगर कोई गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट होता है, कोई गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई किसी कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट करता है, मतलब पहले से ही गुड्स या सर्विस का अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है और उस गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई किसी अनदर स्टेट जहाँ पे कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है उस पर्सन का जो सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, बट कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करने का, तो उस सिचुएशन में मुझे बताइएगा क्या होगा, सोचिएगा और उसके बाद आंसर समझिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस केस में क्या होता है कि जब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करने का गुड्स या सर्विसेज का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और उस सिचुएशंस में आप उसकी गुड्स या सर्विस की सप्लाई किसी अनदर स्टेट को करने जाते हैं जहां पे उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इस सिचुएशंस में उसको इंटर स्टेट ट्रेड का ट्रांजैक्शन माना जाता है और उस पर IGST चार्ज करा जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन उस गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई अगर आप किसी अनदर स्टेट जहाँ पे कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है अगर वहां पे कर दी जाती है तो उस केस में उस पर्सन को कैटेगराइज कर दिया जाता है एज ए CTP और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की सिचुएशंस में उसको सेपरेटली रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ेगा। तो होप आपको यहाँ पे पर्सन, टैक्सेबल पर्सन, CTP, NRTP और डिफरेंट टाइप्स का सप्लाई समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, अब आगे अपनी बात शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन लेवल पे आपको इतना पता होना चाहिए। अब मैं आपके पास आता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ को लेकर के। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि GST के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर आपका जो हमारे पास GST है उसमें कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम्ड नहीं हुए हैं आज की डेट पे, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज में कौन से टैक्सेस इनकॉर्पोरेट नहीं हुए हैं, यानी कि आज की डेट में GST में मर्ज नहीं हुए हैं। तो उसको आपको इस तरह से याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी, आपकी
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी है, स्टाम्प ड्यूटी एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, और साथ में तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आया, स्टाम्प ड्यूटी एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस आ गया, बेसिक कस्टम ड्यूटी आ गया। उसके बाद आपके पास ये आ जाता है कि एक एंटरटेनमेंट टैक्स जो कि लोकल अथॉरिटीज़ का आज की डेट पे जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का एंटरटेनमेंट टैक्स जीएसटी में मर्ज हो चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि आपकी जो है अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जो एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती है वो भी आपकी जीएसटी में आज की डेट पे मर्ज नहीं हुआ है, यानी कि अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे आज की डेट पे एक्साइज लगता है, ना कि जीएसटी। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस एज वेल एज द एंटरटेनमेंट टैक्स जो कि आपकी लोकल अथॉरिटी लेवल पर है, जो जीएसटी में मर्ज नहीं हुए हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसके बाद आपको बताता हूँ कि आपका जो जीएसटी का टैक्सेस है, जीएसटी का जो टैक्स है वो कनकरेंटली बेसिस पर इम्पोज किया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल और स्टेट लेवल पर आपका जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, तो जीएसटी का जो टैक्सेस है वो इम्पोज किया जाता है कॉन्करेंटली, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पर लगाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशंस की आर्टिकल एग्जाम में एमसीक्यू के लिए बहुत रेलेवेंट रहेगी, और एग्जामिनेशंस में आर्टिकल्स 279 क्लोज ए, आर्टिकल्स 279 क्लोज ए ये बात बोलती है कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स 279 ए एम्पावर करती है प्रेसिडेंट को टू कॉन्स्टिट्यूट द फोरम ऑफ द जॉइंट फोरम ऑफ द सेंट्रल और स्टेट कॉल्ड एज जीएसटी काउंसिल्स। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स 279 क्लोज ए एम्पावर करती है प्रेसिडेंट को कि आप कॉन्स्टिट्यूट करिए जॉइंट फोरम ऑफ द स्टेट और सेंट्रल का, उसे बोलते हैं आप कॉल्ड जीएसटी काउंसिल, क्योंकि जीएसटी एक्ट जो भी आपका जीएसटी एक्ट आपका गवर्न होता है वो जीएसटी काउंसिल से गवर्न होता है। जीएसटी काउंसिल्स की रिकमेंडेशंस पर आगे प्रोविजंस लगाए जाते हैं। इसके बाद अपने पास ये याद रखना है कि जब जीएसटी काउंसिल्स को ये आपको जॉइंट फोरम बनाने के लिए आर्टिकल्स 279 ए ने कॉन्स्टिट्यूशंस की एम्पावर करा प्रेसिडेंट को, तो उस केस में ये जीएसटी काउंसिल्स के प्रोविजंस को 12 सितंबर 2016 को केम इनटू फोर्स किया गया। यानी कि जीएसटी काउंसिल्स के जो प्रोविजंस है उसको केम इनटू फोर्स 12 सितंबर पे लाया गया, और हमारे प्रेसिडेंट ने उसको जीएसटी काउंसिल्स को कॉन्स्टिट्यूट किया 15 सितंबर 2016, यानी कि आफ्टर 3 डेज उसको जीएसटी काउंसिल्स को सेटअप करवा दिया गया था। अब जीएसटी काउंसिल्स के अंदर जो मेंबर्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि रहेंगे हमारे चेयरपर्सन, एक आते हैं मिनिस्ट्री इन द चार्ज ऑफ रेवेन्यू जो कि रहेंगे मेंबर उसके जीएसटी काउंसिल के, और एक मिनिस्ट्री इन द चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन जो कि मेंबर रहने वाले हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपकी एक आता है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल हमें 3 टाइप का लिस्ट प्रोवाइड करता है, एक सेंट्रल, एक स्टेट, एक कंकरेंट। तो इस एक यूनियन लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है और एक होता है कंकरेंट लिस्ट। तो आपका एक होता है यूनियन लिस्ट जहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने का, यानी कि पार्लियामेंट वहाँ पे लॉ बनाता है। पहली लिस्ट है लिस्ट 1। लिस्ट 2 होती है स्टेट लिस्ट जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आपका लॉ बनाता है, और तीसरा होता है कंकरेंट जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर के लॉ बनाती हैं। तो आपकी 7th शेड्यूल याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशंस का 7th शेड्यूल है जो कि 3 लिस्ट आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद अपन क्या याद रखना है, आपको इंपॉर्टेंट बेसिक इंट्रोडक्शन लेवल पे ये याद रखना है कि जीएसटी का जो लेवी है वो आपकी 1 जुलाई 2070 को जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें केलकार कमेटी थी जो कि इसको रेकमेंड करती थी, यानी कि केलकार कमेटी के रिकमेंडेशंस पर जीएसटी काउंसिल्स के प्रोविजंस लाए गए। ठीक है, तो केलकार कमेटी ने रेकमेंड किया था, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को इन्फोर्स किया गया था। द फर्स्ट कंट्री इन विच जिसमें आपका जीएसटी लगाया गया था, यानी कि ऐसा कंट्री था जिसमें जीएसटी लगाया गया था, दिस इज द फर्स्ट कंट्री, दैट इज कॉल्ड फ्रांस। फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जीएसटी को पहली बार लगाया गया था, और 1954 के अंदर जीएसटी को लगाया गया था। उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर आप 101st अमेंडमेंट, यानी कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर 101st अमेंडमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करी गई 101st अमेंडमेंट, जिससे जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट पार्ट याद रखना, एंट्री 84 ऑफ द यूनियन लिस्ट एंड एंट्री 54 ऑफ द स्टेट लिस्ट
ये दो लिस्ट आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताती हैं जिसके ऊपर आज की डेट पे जीएसटी भी लगता है और एक्साइज भी, यानी कि एक अकलौता प्रोडक्ट ऐसा है जहाँ पे आपके एक्साइज और जीएसटी दोनों लगते हैं। दैट इज कॉल्ड टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट, दैट इज टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। इसके ऊपर आपका एंट्री 84 ऑफ द यूनियन लिस्ट एंड एंट्री 54 ऑफ द स्टेट लिस्ट आज की डेट पे लगाया जाता है। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पार्ट लास्ट जो बताता हूँ मैं आपको, वो याद रखना है इंट्रोडक्शन लेवल पर, वो आपको ध्यान रखना है। वो क्या है? वो है हमारे पास शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। आपको याद होना कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो शॉर्ट कमिंग्स होती थी वो क्या होती थी? सीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स। सीएसटी आप फॉर्म सी इशू करवा करके 2% सीएसटी लगवा देते थे, तो आप कंसेशन रेट पे आपको सीएसटी लगता था। वैट और सर्विस टैक्स, इनका क्रेडिट आपको नहीं मिलता था। पहला शॉर्ट कमिंग्स अंडर एग्जिस्टिंग सिस्टम। एंड द सेकंड शॉर्ट कमिंग्स इज द कास्केडिंग इफेक्ट, यानी कि कास्केडिंग इफेक्ट टैक्सेस ऑन टैक्सेस इंपोज किए जाते थे। लेकिन आज की डेट पे जीएसटी में क्या हो गया है कि आपका शॉर्ट कमिंग्स नहीं रही हैं, वो आपकी कास्केडिंग इफेक्ट भी खत्म हो चुकी है और साथ ही साथ आपको क्रेडिट, इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपको मिल जाता है। तो ये आपको छोटी सी लेवल पे इंट्रोडक्शंस आज मेरा लेक्चर्स रिविजन्स का था जो आपको याद रखना है। और जो मैंने आपको बताया है जस्ट आप इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप रिवाइज करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट एग्जाम्शंस इन दिस सब्जेक्ट, आई विल एश्योर यू। एंड डेली बेसिस पे मैं आपको एक वीडियोस दूंगा और उसके बेसिस पे आप अपना रिवाइज एक प्रॉपरली और इफेक्टिव मैनर में कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियोस पसंद आई हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको रिवीजन्स कैसा लगा। और साथ ही साथ मुझे ये बताइए कि क्या मुझे अपना मॉडिफाइड करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मुझे बताएंगे तो शायद हो सकता है कि मैं अपनी कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूँ। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन प्रेस करें और मैक्स टू मैक्स शेयर करें वीडियोस को, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी, आपके स्टडी पार्टनर्स को भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट गाइस।